लगातार बिहार में अलग अलग क्षेत्रों से मैं कवरेज कर रही हूं, लेकिन आज की शुरुआत हम मिथिलांचल से करने वाले हैं। मिथिलांचल से शुरुआत करने की वजह है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ने के साथ साथ एक और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं जो मिथिलांचल में है। अब मिथिलांचल का क्षेत्र भी हम आपको समझाते हैं। मिथिलांचल में 7 जिले आते हैं: मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सहरसा। इन जिलों में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। यह संख्या कुल 243 विधानसभा सीटों वाले राज्य की करीब 25% है। और खबरदार करता सवाल यह है कि तेजस्वी यादव का यह दांव है या मजबूरी है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। कर्पूरी जी के क्षेत्र पर तारीख 24 जनवरी 2025, जगह फुलपरास, मधुबनी, जहां तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह के एक कार्यक्रम में मिथिलांचल की जनता से बड़ा दावा किया। कर्पूरी जी ने जो रास्ता दिखाया है, जो विचारधारा कर्पूरी जी की है, उस विचारधारा पर तेजस्वी चलने का काम करेगा और कर्पूरी जी के सपनों को पूरा करने में जो ताकत लगेगी, जो कुर्बानी देनी होगी, जो हमारा योगदान होगा, उसको हम जरूर पूरा करने में हमारा पूरा योगदान और पूरा साथ रहेगा। कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे। इसी जनसभा में तेजस्वी यादव ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे बिहार में गरीबों की आवाज कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर से लालू यादव परिवार की करीबी साफ साफ दिखे। हमारी माँ तो खाना बना करके खिलाया करती थी। कई किस्से जो है सुने हैं। हमारे पिताजी के गोद में ही जो है उनकी अंतिम सांस थी। ये पूरा बिहार, पूरा देश जानता है। कहाँ से ये लोग सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार। तेजस्वी यादव फुलपरास में सब बातें क्यों कर रहे हैं, इसका अंदाजा राजनीतिक पंडितों को पहले ही हो गया था। इस बात पर मुहर अब जाकर लगी। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा का चुनाव 2 सीटों से लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी पहली सीट आरजेडी की पारंपरिक सीट राघोपुर होगी, तो दूसरी फुलपरास हो सकती है। तेजस्वी जी इस लहर के नेता हैं, उसको सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। और जो शक्ति लालू जी के समय में थी, जिस समय आप कहते थे हमारा छाती चौड़ा हो गया, मुंह में बोल आ गई, उस शक्ति का एकीकरण करना है तेजस्वी जी के नेतृत्व में। अब सवाल यह है कि जो तेजस्वी यादव खुद को राघोपुर का बेटा कहते आए हैं, जहां लालू परिवार का दबदबा रहा है, उस सीट के अलावा तेजस्वी को दूसरी सीट फुलपरास के रूप में क्यों खोजनी पड़ सकती है? क्या इसकी वजह उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव है, जिन्होंने बाढ़ से जूझते राघोपुर में जाकर तेजस्वी पर तंज कसा था। राघोपुर और मधुबनी की फुलपरास से तेजस्वी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, इसकी चर्चा पहले से ही थी। लेकिन सवाल 2 सीटों से चुनाव लड़ने को लेकर है। ये मजबूरी है या फिर आरजेडी का सोचा समझा दांव? तेजस्वी यादव का 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की चर्चा महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। राघोपुर माना जाता है कि लालू परिवार का परंपरागत सीट रहा है, लेकिन इस बार वहां का माहौल थोड़ा अलग है। और ऐसे में पिछले कई दिनों से प्रशांत किशोर लगातार संकेत दे रहे हैं कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस तरह राघोपुर में तेजस्वी को अपने ही गढ़ में कड़ी चुनौती मिलने की आशंका जताई जा रही है। एनडीए की पकड़ भी पिछले कुछ सालों में मजबूत हुई है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी ने यहां से जीत जरूर दर्ज की थी, लेकिन अंतर उम्मीद से कम था। तो क्या इसीलिए तेजस्वी यादव ने फुलपरास को चुना, जिसका सीधा रिश्ता बिहार के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर से है? 1990 में जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो कर्पूरी जी ने अति पिछड़ों के लिए 12% आरक्षण दिया था, उसको लालू जी ने बढ़ा करके 14% करने का काम किया। ठीक 2001 में जब राबड़ी देवी जी हमारी माता मुख्यमंत्री थी, तो उस आरक्षण को जो 14% बढ़ा था लालू जी के दौर में,
उसको बढ़ा करके अति पिछड़ों के लिए 18% आरक्षित जो है किया गया। उसके बाद कभी अति पिछड़ों का आरक्षण जो है नहीं बढ़ा। एनडीए की सरकार बनी, आरक्षण नहीं बढ़ा, लेकिन यही हमारा जो 17 महीने का जो सरकार था, महागठबंधन की सरकार थी, देश में पहली बार हम लोगों ने जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण की सीमा को 65% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। फुलपरास से उतरने पर तेजस्वी मिथिलांचल में अति पिछड़ा वर्ग वोट बैंक साधने की कोशिश करेंगे, जिससे आरजेडी को बड़ा फायदा मिल सकता है। मधुबनी जिले की फुलपरास सीट से कभी कर्पूरी ठाकुर भी विधायक रहे थे। ये कदम न सिर्फ मिथिलांचल में आरजेडी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, इससे अति पिछड़ा वर्ग के बीच आरजेडी की स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश भी है। बिहार की आबादी में ईबीसी की हिस्सेदारी करीब 36% है और मिथिलांचल में ये वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। आरजेडी ने मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जो मधुबनी के फुलपरास क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और ईबीसी समाज के प्रभावशाली चेहरे हैं। बिहार को आगे ले जाने की कर लो अब तैयारी, दुनिया में बजेगा डंका, बढ़ेगा हर बिहारी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी के फुलपरास से मैदान में उतरने से पूरे मिथिलांचल में महागठबंधन को बड़ा फायदा हो सकता है। आज वचन देते हैं कि लालू जी का लड़का भी इस विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेगा। आपकी लड़ाई लड़ेंगे। कहते हैं कि अति पिछड़ा महादलित लालू जी और तेजस्वी से नाराज है। कभी भी अति पिछड़ा समाज, महादलित समाज जो है, ना तो लालू जी से नाराज रहा है, ना तो तेजस्वी से नाराज रहा है, ना अब है, ना कभी होगा। पिछले चुनाव में मिथिलांचल की राजनीति में एनडीए का दबदबा रहा, जिसकी झोली में 30 सीटें आई। आरजेडी ने 17 और जेडीयू ने 11 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन को 15 सीटों पर जीत मिली, जिसमें 12 सीटें आरजेडी ने जीती। वोट शेयर भी एनडीए के पक्ष में रहा। आरजेडी और कांग्रेस दोनों यहां एनडीए के मुकाबले में कमजोर साबित हुए। बीजेपी इस इलाके में इस बार भी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के तहत बीजेपी मैथिली ठाकुर जैसी हस्तियों पर दाव लगाने से नहीं चूक रही, जो मैथिल ब्राह्मण समुदाय से भी आती हैं, जिसकी मिथिला क्षेत्र में एक अच्छी खासी और प्रभावशाली संख्या है। अगर मैथिली को बीजेपी उम्मीदवार बनाती है तो ये कदम केवल एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका व्यापक राजनीतिक और सामाजिक संदेश पूरे मिथिलांचल में जाएगा। मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला और बहुत मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दोनों गठबंधनों की रणनीति बिल्कुल साफ है। चाहे एनडीए गठबंधन की बात करें या फिर महागठबंधन की, दोनों खेमे इस बात की कोशिश में लगे हैं कि कैसे विरोधी खेमे में सेंधमारी की जाए, कैसे एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी के जरिए अपनी ताकत बढ़ाई जाए। शायद इसी रणनीति के तहत अब तेजस्वी यादव राघोपुर के अलावा फुलपरास से भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। शशि भूषण, आज तक, पटना। इस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो लंबे समय से रहे हैं। अब उन्हीं मुद्दों में किसी की उपलब्धि है और किसी के वादे हैं। इस क्षेत्र में बाढ़ एक बड़ी समस्या के तौर पर है। मखाना बोर्ड पर चर्चा काफी ज्यादा इस समय हो रही है। रोजगार, जिसे तेजस्वी अपना यूएसपी दिखाते हैं कि उन्होंने जितने दिन वो उप मुख्यमंत्री रहे थे उस समय कितने रोजगार दिए, उनके समर्थक भी यही कहते हैं और तेजस्वी की तरफ से भी ये बात की जाती है। अब एक नया दांव उन्होंने चला है कि हर परिवार के सदस्य को, कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे और इसके लिए समय सीमा भी दे दी है 20 महीने की। जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी
सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। तेजस्वी का चैलेंज बहुत बड़ा है। इसके मुकाबले का चुनावी ऑफर अभी तक नहीं आया है, क्योंकि बिहार में करीब 3.5 करोड़ परिवार हैं। आंकड़े बताते हैं कि कुल आबादी के 4.92% हिस्से को रोजगार उपलब्ध है और उसमें सिर्फ 1.57% ही सरकारी नौकरी में है। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि 20 महीने में हर घर में नौकरी देंगे। साथ में उनको ये भी बताना चाहिए कि हर घर से कितना जमीन लेंगे नौकरी देने के बदले में। क्या ये लोग बात करते हैं नौकरी की, रोजगार की? अपहरण उद्योग का ब्रांच ये हर गांव में खोलेंगे गलती सरकार सत्ता में आ गए तो ये मेरा प्रण है और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे और प्रमाण देने को तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है। हमने वो 17 महीने में काम किया। तेजस्वी ने जो कहा है वो किया है और जो कह रहा है वो करेगा। ये एकदम फिजिबल है, हो सकता है, इच्छा शक्ति चाहिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हर घर के लोगों को वो नौकरी देंगे, यानी हर घर में एक नौकरी देंगे। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि बिहार के लोगों ने पहले ही आपके नौकरी के बदले जमीन के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया है। किसी घर के कोई लोग आपसे नौकरी के बदले जमीन देना नहीं चाहते हैं। आसान तो बिल्कुल नहीं। नीतीश सरकार 5 साल में 50 लाख रोजगार देने के दावे भले ही कर रही हो, लेकिन 15 साल में 8 लाख और 20 साल में कुल 10 लाख सरकारी नौकरी दे पाई है। हालांकि तेजस्वी कहते हैं कि सारा सर्वे हो चुका है, प्लान तैयार है। पहले भी 17 महीने में 1.5 लाख नौकरी दी थी। इस बार भी सरकार बनने के 20 दिन के अंदर कानून और 20 महीने में 3 करोड़ नौकरी फिक्स है। लेकिन हकीकत की जमीन बड़ी सख्त है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी के मौके कुल 46 विभागों में ही मिल सकते हैं। इसमें प्रशासन क्षेत्र में 10 विभाग, वित्त क्षेत्र के 7 विभाग, मानव संसाधन क्षेत्र के 3 विभाग, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के 8 विभाग, कृषि सिंचाई क्षेत्र के 10 विभाग, समाज कल्याण क्षेत्र के 5 विभाग और कला संस्कृति क्षेत्र के 3 विभाग हैं। और इन सभी 46 विभागों को मिलाकर बिहार में अभी करीब 13 लाख ही सरकारी कर्मचारी हैं। नीतीश सरकार ने इसी जुलाई में कैबिनेट बैठक करके 11 विभागों के 12 सदस्यों की जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, उनमें भी 5 साल के अंदर सरकारी क्षेत्र की नौकरी और निजी क्षेत्र का रोजगार मिलाकर कुल 1 करोड़ जॉब क्रिएट करने के मौके तलाशने को कहा गया है। बिहार में भले कांग्रेस का मुद्दा वोट चोरी हो, आरजेडी का मुद्दा सुस्त सरकार हो, लेफ्ट का मुद्दा मजदूर किसान हो, बीजेपी जेडीयू का मुद्दा विकास हो, लेकिन बिहार के नौजवानों का मुद्दा नौकरी, रोजगार, परीक्षा, पेपर लीक ही है। और हालात ये हैं कि बिहार में 29 साल के नौजवानों के बीच जहां 2018-19 में 31% बेरोजगारी दर थी, वो 2023-24 में गिरकर 10% तक पहुंच गया है। लेकिन अफसोसनाक है कि बेरोजगारों में भी 33.7% नौजवान ऐसे हैं जो कम से कम ग्रेजुएट हैं। बिहार के ये बेरोजगार नौजवान नौकरी और रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में पलायन भी करते हैं, जिसमें कुल कामकाजी आबादी का करीब 7% यानी 50 लाख की तादाद में नौजवान दूसरे राज्यों की ओर जाने को मजबूर होते हैं। राजनीतिक दलों के लिए नौकरी और रोजगार अमूमन बिहार में चुनावी मुद्दा नहीं रहा है, लेकिन तेजस्वी की सियासत नौजवानों के वोट और नौकरी की मांग पर फली फूली है। और चुनावों में इस नए वोटर की बात की जाए तो इस बार के बिहार चुनाव में 14 लाख ऐसे नौजवान हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। ये कुल इलेक्टोरेट का 1.88% है। 2020 में पहली बार के वोटर 11,17,000 थे, जो कुल वोटर का 1.53% थे। और तब 56 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर नए वोटर की औसत संख्या से भी कम था। इसी तरह 2015 में 24,13,000 थे, जो कुल इलेक्टोरेट का 3.61% था। और तब 41 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर औसत नए वोटर की संख्या से कम था। इस बार हर सीट पर औसतन 5,700 नए वोटर होंगे, जिनके लिए सरकारी नौकरी का वादा सबसे बड़ा वादा हो सकता है। यही वजह है कि तेजस्वी के इस चुनावी कार्ड को विरोधी दल चुनाव जीतने के लिए झांसे वाला बता रहे हैं। आज तक